ब्रैडली एक पूर्व पेशेवर हेवीवेट बॉक्सर है। उसका देश के प्रति बहुत प्यार है और वो दक्षिणपंथी विचारों वाला है। गाड़ी ठीक करने का काम करके वो अपना गुजारा चलाता है। एक दिन वो किसी नए ग्राहक की खराब गाड़ी दुकान पर लाता है, लेकिन गेट पर ही उसका बॉस मिल जाता है। बॉस उसे ऑफिस बुलाता है, पर ब्रैडली को पता चल जाता है कि उसे निकालने की बात है। वो कहता है, सीधे बात करो, ऑफिस की क्या जरूरत? ये मेरा काम का ठिकाना है, किसी ऑफिस में घुसने की जरूरत नहीं। बुरी खबर है, बिजनेस के लिए मुश्किल वक्त चल रहा है। मुझे अर्थव्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मुझे निकाला जा रहा है? ब्रैडली पूछता है। मुझे माफ करना, बॉस जवाब देता है। ये सुनकर ब्रैडली अपना सामान लाकर निकल लेता है और उदास होकर घर चला जाता। घर के बाहर वो अपनी पत्नी लॉरेन को गाड़ी में बैठी फोन पर बात करते देखता है। लॉरेन काफी परेशान लग रही थी। कुछ गड़बड़ का शक करते हुए ब्रैडली उसके पास जाता है। लॉरेन उसे इतनी जल्दी देखकर घबरा जाती है। ब्रैडली को लॉरेन की गर्दन में नया हार दिखाई देता है और गुस्से को दबाते हुए उसका फोन छीन लेता है। डर के मारे लॉरेन बताती है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मैं किसी और को देख रही हूँ, लॉरेन कबूलती है। गुस्से में ब्रैडली उसे घर के अंदर ले जाता है और अपनी गाड़ी मैकेनिक होने का फायदा उठाते हुए उसे अपने नंगे हाथों से ही तोड़ डालता है। घर के अंदर वो दोनों खुलकर बात करते हैं, जो काफी तनावपूर्ण होती है। इस बातचीत से दो चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। पहली बात, कुछ साल पहले उनका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था। इस घटना से दोनों टूट गए थे और आपस में कम बातचीत करने लगे थे। दूसरी बात, दोनों को ही शराब की समस्या थी। लॉरेन को शक था कि ब्रैडली उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि वो शाम को घर पर नहीं रहता था। लेकिन ब्रैडली अपनी बेगुनाही बताता है और कहता है कि उसने पार्ट टाइम जॉब लिया था, जिसके बारे में उसने लॉरेन को नहीं बताया था। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और ब्रैडली फिर से शुरुआत करने और बच्चा पैदा करने की बात कहता है। लॉरेन को समझ नहीं आता कि वो कैसे गुजारा चलाएंगे। उसकी नौकरी भी कुछ खास नहीं चल रही थी और ऊपर से ब्रैडली की भी नौकरी चली गई। मुझे हफ्ते में 1-2 बार ही बुलाते हैं। और तुम्हारी नौकरी भी चली गई, ब्रैडली कहता है। ब्रैडली कहता है कि वो अपने पुराने दोस्त गिल को फोन करेगा। ये सुनकर लॉरेन रोने लगती है। वो नहीं चाहती कि उसका पति ड्रग्स बेचे, लेकिन ब्रैडली उसे यकीन दिलाता है कि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए है और वो सिर्फ सामान पहुंचाने का काम करेगा। मुझे खुद से जुड़ने से पहले थोड़ा वक्त दे, ब्रैडली कहता है। 1.5 साल बाद ब्रैडली एक ड्रग्स बेचने वाली जगह पर सामान पहुंचाता है। ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की वजह से उसने अच्छी पहचान बना ली थी। नमस्ते, इस बार मुझे थोड़ा सा नमूना दे दो। अपने बॉस से बात करो, मैं सीधे उनसे डील करना चाहता हूँ। मैं इन सबको खुश कर सकता हूँ, ब्रैडली कहता है। ठीक है, धन्यवाद। मैं नहीं चाहता कि कोई उनके ब्रेसेस देखे, बॉस जवाब देता है। पैसे लेने के बाद वह एक नई फेरारी में बैठ जाता है और ठिकाने की ओर चला जाता है। किसी बंजर जमीन के बीच में गाड़ी खड़ी करने के बाद वह कार से लाइसेंस प्लेट हटा देता है और उसे छलावरण जाल से ढक देता है। बाद में ब्रैडली अपने बॉस को सूचित करता है कि सौदा सफलतापूर्वक हो गया। ब्रैडली के घर के बाहर 2 और फेरारी खड़ी हैं और घर खुद भी अब एक लग्जरी हवेली जैसा दिखता है, जिसका मतलब है कि चीजें उसके लिए अच्छी चल रही हैं। वह रसोई में जाता है और लॉरेन को खाना बनाते हुए देखता है। ब्रैडली चाकू चलाने के लिए उस पर गुर्राता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी चाकू चलाओ, कृपया इसे नीचे रख दो, ब्रैडली कहता है। लेकिन महिला एक मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है। वह अपनी पत्नी को गोद में उठाकर उसे बेडरूम में ले जाता है, लेकिन एक फोन कॉल ने उन्हें बीच में रोक दिया। ब्रैडली का बॉस गिल तुरंत उसे आने के लिए कह रहा है। जब वे मौके पर मिलते हैं तो गिल का कहना है कि वह कार्टेल के एक मैक्सिकन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो उनका नया आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। सचमुच बस 1 मिनट बाद कार्टेल का सदस्य कमरे में 2 गुंडों के साथ चलता है। यह ब्रैडली है, यह मेरा शीर्ष रनर है, उसका नाम एलियाजर है, गिल परिचय कराता है। वह आगे कहता है कि वे डिलीवरी के दौरान ब्रैडली के साथ होंगे। निश्चित रूप से ब्रैडली ऐसी कंपनी का इतना शौकीन नहीं है और वह घोषणा करता है कि वह रोमन को अपने साथ नहीं ले जाएगा। मैं उसके साथ पिकअप नहीं कर रहा हूँ। और किस कारण से? वह दिखता है जैसे वह नशा कर रहा है। वह 2 साल से साफ है। मैं अपने कर्मचारियों की जांच करता हूँ, ब्रैडली कहता है।
गिल ब्रैडली को मनाने की कोशिश करता है क्योंकि केवल ऐसा दृढ़ और सैद्धांतिक रनर ही ऐसे ठगों से निपट सकता है। उसे इस आपूर्तिकर्ता की जरूरत है और वह कहता है कि ब्रैडली को खुद शराब की समस्या थी। अपने आप को इसमें मत उलझाओ, तुम मेरे भाई अपने बाप को देखो। बच्चे के जन्म के बाद 3 महीने की छुट्टी के साथ ब्रैडली को प्रेरित करने के बाद दोस्त इस सौदे के लिए सहमत हो जाते हैं। ब्रैडली का कहना है कि वह टीम का प्रभारी होगा और एलियाजर को अपने गुर्गों को आदेश देता है कि वे अब से बिना सवाल किए ब्रैडली की बात माने। रोमन, मेरी तरफ देखो, अगर मैं पैकेज फेंकने के लिए कहता हूँ तो तुम क्या करते हो? ब्रैडली सवाल करता है। नहीं, रोमन जवाब देता है। बॉस हाथ मिलाकर सौदा सील कर देते हैं और ब्रैडली उस रात अपने गिट्टी के साथ एक मिशन पर निकल जाता है। वह रोमन की बंदूक देखता है और उसे अपने हाथों को पीठ के पीछे रखने के लिए कहता है। बड़ा आदमी उसे विनम्रतापूर्वक मना कर देता है। रोमन को गुस्सा दिलाते हुए पेड्रो कहता है, अगर तू सामने आता है तो तुम दोनों खुद ही तैर कर जाओ और सामान ले लो। लेकिन पेड्रो रोमन को उनके पहले किए गए समझौते की याद दिलाता है। अंत में गंजा आदमी मैक्सिकन की तलाशी लेता है और गलती से किसी को गोली न लग जाए इसलिए उसका हथियार पानी में फेंक देता है। वे गिल की नाव पर कूदते हैं, तैरते हुए निशान के पास तय की गई जगह पर चले जाते हैं। पेड्रो नीचे गोता लगाता है और समुद्र के तल से सामान निकाल लेता है। ब्रैडली वापस आता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह बैग को पानी में फेंक देता है और उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहता है। हम उसे बाद में उठा लेंगे, ब्रैडली आदेश देता है। लेकिन वे उस पर आदेश देने से खफा हो जाते हैं और ब्रैडली को 2-4 मुक्के मारकर अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं, जहां उन्हें पुलिस घेर लेती है। इसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है। ब्रैडली भागना चाहता है, लेकिन उसका देशभक्ति का जज्बा और ईमानदारी उसे ऐसा करने से रोकती है। वो पेड्रो को गोली मारकर पुलिस की मदद करता है। रोमन ब्रैडली पर गोलियों की बौछार कर देता है, लेकिन वो किसी तरह पानी में भागने में कामयाब हो जाता है। इस बीच पुलिस वाले गोली मारकर पेड्रो को मार देते हैं। ब्रैडली दूसरी तरफ से चुपके से रोमन पर हमला करता है, उसके कंधे को गोली मार देता है और उसे कुछ घूंसे मारकर बेहोश कर देता है। गोलीबारी खत्म होने के बाद वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। पूछताछ के दौरान जासूस ब्रैडली की हिम्मत की दाद देता है। उसने पुलिस बॉडी कैमरों की फुटेज देखी है। उसकी वजह से एक भी पुलिस वाले की मौत नहीं हुई। हालांकि ये बात ब्रैडली को बचा नहीं पाएगी, लेकिन जांच में मदद करने से उसकी सजा कम हो सकती है। जासूस ब्रैडली के देशभक्ति के जज्बा और जल्द ही होने वाले उसके बच्चे के जन्म का सहारा लेकर उससे सरगना का नाम उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडली अपने बॉस का नाम बताने से इनकार कर देता है। वो ये भी कहता है कि वो एक कोरियर के रूप में काम करने के लिए सिर्फ 4-5 साल की सजा भुगतेगा और वो अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार है। कौन तुम्हें सामान देता है, क्रिस्टल? कोई आदमी होगा ना? हाँ, कोई आदमी। उस आदमी का कोई नाम है? मैं भूल गया। अगर मैं तुम्हें नामों की लिस्ट दिखाऊं तो क्या याद आएगा? मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। अगर फिल्म में भी सबटाइटल होंगे तो भी नहीं देखूंगा, ब्रैडली जवाब देता है। लॉरेन ब्रैडली से मिलने जेल जाती है और ब्रैडली उसे कोर्ट की सुनवाई में न आने के लिए कहता है ताकि उसे बेवजह परेशान न करना पड़े, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो उसे जेल में आने और अपनी बेटी को भी लाने से मना करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ उसकी पहली मुलाकात जेल में हो। जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो वह खुद ही उसे सब कुछ समझा देगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी लंबा समय लगे। फिर कभी ऐसी गलती मत करना। मैं वादा करती हूँ, ब्रैडली कहता है। जज ने ब्रैडली को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। पुलिस की मदद करने के बाद इतना बड़ा अन्याय देखकर ब्रैडली पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। निराश होकर वो अपने नए घर फ्रैंकलिन जेम्स जेल, जिसे स्थानीय लोग द फ्रिज कहते हैं, पहुंचता है। रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी और थकाऊ लाइन में लगने के बाद वो अपना सामान जमा कराता है। गार्ड ब्रैडली को अपनी अंगूठी निकालने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद वो गलती से खिड़की को थोड़ा जोर से बंद कर देता है। लाडला गार्ड चौंक जाता है और एक बेवकूफ अफसर की तरह जो थोड़ी सी ताकत पा गया हो, ब्रैडली को लाइन के पीछे जाकर फिर से पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए कहता है। माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अपना सामान ले लो और लाइन के आखिर में जाओ। तलाशी के बाद उसे एक चादर दी जाती है
और उसे उसकी बैरक भेज दिया जाता है। वहाँ ब्रैडली की जेल में रहने में मदद करने वाले कैदी से मुलाकात होती है। वो ब्रैडली को उसकी कोठरी तक ले जाते समय बुनियादी नियम बताता है। एक गार्ड उसे अपने बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन ब्रैडली मना कर देता है। यहाँ पर कोई बॉक्सिंग प्रोग्राम और अच्छा भी दिलचस्पी नहीं है, ब्रैडली कहता है। बातचीत के दौरान गार्ड को पता चलता है कि ब्रैडली पहले बॉक्सिंग करता था। बूढ़ा आदमी ब्रैडली को उसकी कोठरी में ले जाता है और उसे बताता है कि रात का खाना किस वक्त होता है। ब्रैडली खाने के मूड में नहीं है और कहता है कि वो खाना छोड़ देगा। वह आदमी उसे एक प्रोटीन बार देता है और कहता है कि बहुत सारे लोग यहाँ आकर पहले दिन रात के 2-3 बजे खाना लेते हैं। ब्रैडली अपनी कोठरी में अकेले रहना चाहता है। वो गुस्से को अपने हमेशा के तरीके से निकालता है। रात की गिनती के समय गार्ड फिर से ब्रैडली को देर से आने के लिए परेशान करता है और बॉक्सिंग के बारे में याद दिलाता है, मानो बॉक्सिंग मैच की शुरुआत की घंटी हो, टिंग टिंग। ब्रैडली बहुत शांत है और उसे गंभीरता से नहीं लेता। उसी रात कुछ लोग ब्रैडली के घर में घुस जाते हैं। जागने के बाद लॉरेन उल्टी करके बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचती है और बंदूक पकड़ लेती है, लेकिन गुंडे उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह सुपरवाइजर ब्रैडली को बुलाती है। वो उसे बताती है कि उसकी पत्नी के डॉक्टर ने उससे संपर्क किया है, ये कहते हुए कि उसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं और उसे उस डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। वह बोला, डॉक्टर पेनमैन तुम्हारी पत्नी के प्रसूति विशेषज्ञ हैं। गर्भावस्था में कुछ परेशानियां आई थीं और वो खुद ही तुमसे बात करना चाहते थे। डॉक्टर से मिलने के इंतजार में ब्रैडली घबरा जाता है। जेल के अंदर उस आदमी को डॉक्टर के पास ले जाने वाला गार्ड फिर से ब्रैडली को बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने के लिए कहता है। सेल में घुसते ही ब्रैडली को एक अजंबी दिखाई देता है। तुम कौन हो? डॉक्टर पिलमैन कहाँ है? ब्रैडली पूछता है। बैठ जाओ, वो ब्रैडली से कहता है। उसका विश्वासघात एली को 3 करोड़ रुपए का पड़ गया है और वो चाहते हैं कि ब्रैडली वो कर्ज चुकाए। वो ब्रैडली को लॉरेन की बंधी हुई तस्वीर दिखाता है। अजंबी कहता है कि वो कोरिया से एक डॉक्टर लाए हैं जो जरूरत पड़े तो बहुत बुरा काम कर सकता है। वो समझाता है, कोरिया से एक अबॉर्शन करने वाला डॉक्टर है। वो मेरे मालिक के लिए काम करता है। वो ये दावा करता है कि वो भ्रूण के अंग काट सकता है, फिर भी बच्चे को ऐसी हालत में छोड़ सकता है वो पैदा होकर जिंदा रहेगा। वो ब्रैडली को रेड लीफ हाई सिक्योरिटी जेल के कैदी क्रिस्टोफर ब्रिज को मारने के लिए कहता है, जो 99 नंबर सेल ब्लॉक में बंद है। ब्रैडली जवाब देता है कि वो अवैध ड्रग्स पहुंचाने के आरोप में हाई सिक्योरिटी जेल में नहीं जा सकता, लेकिन सफेद बालों वाला आदमी ब्रैडली को सुझाव देता है कि वो कुछ नया करे, वरना उसके बच्चे के अंग उसे भेज दिए जाएंगे। अपनी कोठरी जाते वक्त ब्रैडली को एहसास होता है कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। वो उस गार्ड पर हमला कर देता है जो उसे बॉक्सिंग करने के लिए कह रहा था। वो कहता है, देखो, माफी चाहता हूँ कि पहले तुम्हें गुस्सा दिला दिया। मैं बस तुम्हें जेल की बॉक्सिंग में शामिल करना चाहता था। इसके बाद एक शानदार बॉक्सिंग लड़ाई होती है, लेकिन अजीब बात है कि गार्ड इससे खुश नहीं होता। ब्रैडली ज्यादा अनुभवी होता है और बॉक्सिंग कोच को आसानी से हरा देता है और आखिरकार उसका हाथ तोड़ देता है। बैकअप आ जाता है और ब्रैडली खुशी से आत्मसमर्पण कर देता है। उनकी बातचीत सुनकर उसे पता चलता है कि इस लड़ाई के लिए उसे सिर्फ निचले स्तर पर स्थानांतरित किया जाएगा, इसलिए वो काफिले के साथ लड़ाई करके अपनी स्थिति को और खराब करता रहता है। लड़ाई के दौरान एक गार्ड अपने साथी को सिर के पिछले हिस्से पर वार करके बेहोश कर देता है। किसी कारण से स्टन गन इस्तेमाल होने के बाद ब्रैडली को आखिरकार रेड लीफ हाई सिक्योरिटी जेल ले जाया जाता है। वहां पहुंचने पर हथियारबंद गार्डों का उसे सामना करना पड़ता है, जिनकी अगुवाई वार्डन करता है। वो ब्रैडली को जेल के सख्त नियमों के बारे में समझाता है और ब्रैडली का सामान उसकी शादी की अंगूठी के साथ जमीन पर फेंकने का आदेश देता है। वह डींग मारता है कि उसके आदमी फ्रिज में मौजूद कमजोर लोगों से कहीं ज्यादा सख्त हैं। यहाँ के आदमी फ्रिज में बंद उन लोगों जैसे नहीं हैं, वो कहता है, और ब्रैडली को उन्हें आजमाने का मौका देता है। फिर वार्डन उसे जेल की सबसे गंदी कोठरी में डालने का आदेश देता है। बंद टॉयलेट की बदबू के कारण ब्रैडली लगभग उल्टी कर देता है। वार्डन उसे बताते हैं कि अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा तो 2 हफ्तों में उसे दूसरी कोठरी में भेज दिया जाएगा। अपने चेहरे को टी शर्ट से ढककर ब्रैडली सो जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद
उसे यार्ड में घूमने के लिए जगाया जाता है। वो एक दूसरे कैदी से मिलता है जो उसे बताता है कि ब्लॉक 99 बाकी जेल से अलग है, जहां सबसे ज्यादा खूंखार और पागल कैदी रखे जाते हैं। तुम्हें क्या हो गया है मिस ब्रैडली? कैदी पूछता है। मैं पागल हूँ। वो मैक्सिकन कैदियों के पास जाता है और उन्हें लड़ाई के लिए उकसाता है। ग्रिंगो, मुझे विदेशी मत बुलाओ, मैक्सिकन में से एक जवाब देता है। आखिरी बार मैंने देखा था, झंडे का रंग लाल, सफेद और बुरिटो नहीं था। वह बड़ा आदमी आसानी से मैक्सिकन कैदियों को पछाड़ देता है, उनकी लाठी भी उनके किसी काम नहीं आती। एक और कैदी अपने दोस्त को सिर के पीछे वार करके बेहोश कर देता है। वॉच टावर से राइफल की आवाज से लड़ाई रुक जाती है। जेल के गार्ड यार्ड में आते हैं और ब्रैडली उनसे जमकर लड़ता है। उनमें से एक का हाथ तोड़ देता है। सिर्फ रिवॉल्वर की ठंडी नली ही उसका गुस्सा शांत कर पाती है। अंत में ब्रैडली को सिर पर थैला डालकर ब्लॉक 99 में ले जाया जाता है। उसे धीरे से सीढ़ियों से नीचे ले जाया जाता है और वह खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाता है। ब्रैडली को एक पावर लिफ्टर की बेल्ट पहनाई जाती है जिसके साथ एक स्टन गन जुड़ा होता है। वार्डन उसे दिखाता है कि यह कैसे काम करता है और ब्रैडली घुटनों के बल गिर जाता है। वो कहता है कि हर गलती के लिए अंक दिए जाते हैं। हाल ही में हुई लड़ाई के लिए उसे 25 अंक दिए गए। हर अंक का मतलब एक बिजली का झटका होता है। उसने समझाया, वे जब चाहें उसे बिजली का झटका देंगे, खाते समय, सोते समय, पेशाब करते समय। ब्रैडली को टूटे हुए कांच से भरे एक नए सेल में ले जाया जाता है जहां वह तुरंत गिर जाता है। वह दरवाजे की छोटी खिड़की के माध्यम से क्रिस्टोफर ब्रिज को पुकारता है। क्रिस्टोफर ब्रिज, क्रिस्टोफर ब्रिज, वह चिल्लाता है, लेकिन पड़ोसी जवाब देता है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। बातचीत एक और बिजली के झटके से बाधित हो जाती है। गार्ड उसे बाहर गलियारे में ले जाते हैं और उसी स्टन गन से उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं, जब तक मैं तुम्हें पलक झपकाने की अनुमति नहीं देता तब तक मत झपकाओ। उसके दोस्त उसे देखना चाहते हैं, वे कहते हैं, और फिर उसे गलियारे के अंत तक ले जाते हैं जहां उसकी मुलाकात एलिजर और उसके आदमियों से एक विशाल और आरामदायक सेल में होती है। यह पता चला कि फेडरल एजेंटों ने उसे ढूंढ लिया और जेल में डाल दिया। एलिजर अपनी सारी परेशानी, अपने पैसे का नुकसान और अपनी बहन के पति की मौत का दोष ब्रैडली पर लगाता है। पेड्रो, मेरी बहन अब विधवा है, वे कहते हैं। गार्ड एलिजर को टसर का रिमोट देते हैं और कहते हैं कि वह आज ब्रैडली को ना मारे। गुंडे ब्रैडली को पीट कर और टसर से तड़पाकर परेशान करते हैं। एलिजर लॉरेन की एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि अगर उसने उनमें से किसी पर भी हाथ रखा तो सज्जन उसका गंदा काम कर देगा। बाद में वे ब्रैडली को बेहोश कर देते हैं। बेहोशी की हालत में वे उसे वापस सेल में ले जाते हैं। होश में आने पर वह अपने जूते के एकमात्र हिस्से को फाड़ देता है और उसे टसर और अपने शरीर के बीच रख लेता है। जैसा कि वे कहते हैं, एक कार मैकेनिक को बिजली के बारे में सब पता होना चाहिए, वह बुदबुदाता है। गार्ड एक बार फिर उसे गलियारे में ले जाते हैं जहां ब्रैडली टसर से दर्द का नाटक करना शुरू कर देता है। जब वे चूक जाते हैं तो ब्रैडली उन पर हमला कर देता है, उनका हथियार छीन लेता है। फिर वह धीरे धीरे उन्हें पीटना शुरू कर देता है, हथकड़ी की चाबी मांगता है। इस प्रक्रिया में वह गलती से उनमें से एक को मार देता है। बेवकूफ, बेवकूफ, वह गाली देता है और दूसरे को सेल में बंद कर देता है। इस बीच एलिजर की सेल में एक गुंडा बनावटी मुक्काबाजी बैग के चारों ओर सचमुच नाच रहा है। ब्रैडली प्रवेश करता है और घमंडी गुंडा एक मुक्केबाजी लड़ाई के लिए उस बाहुबली से भिड़ जाता है। बेशक ब्रैडली उसे ज्यादा परेशानी के बिना बाहर कर देता है। फिर वह सचमुच उसका चेहरा फर्श पर रगड़ देता है। टायरों की तरह डामर के खिलाफ असली कार मैकेनिक, वह कहता है। दो अन्य गुर्गे उसे रोकने की कोशिश करते हैं और जब ब्रैडली उनसे निपट रहा होता है तो एलिजर अपने सहायक को फोन करता है और उसे ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहता है। अगर वो 10 मिनट में फोन नहीं करता, वो कहता है। अपने विरोधियों को हराने के बाद ब्रैडली उनके सिरों पर थोड़े मारता है। बचपन में हम यार्ड में इसी तरह से बियर की कैन को लात मारते थे, वो याद करता है। एलिजर ब्रैडली को रोकने के लिए ब्लैकमेल करने की असफल कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता और एलिजर के पैर तोड़ देता है। उसे मजबूर करता है कि वो सर्जन को ऑपरेशन रोकने का आदेश दे। एलिजर हार नहीं मानता। फिर वो आदमी उसे जबरदस्ती बलात्कारियों वाली कोठरी में ले जाता है।
अभी मैं उसे उन लोगों के पास ले जा रहा हूँ जो उसे लहूलुहान कर देंगे, वो समझाता है। अंत में मैक्सिकन सह नहीं पाता और सहायक को महिला को छोड़ने और उसे गिल के पास ले जाने के लिए कहता है। ब्रैडली एलिजर को उस कोठरी में ले जाता है जहां गार्ड बंद है। हिलना मत, वो आदेश देता है। और उसी समय वार्डन और उसके आदमी दौड़ते हुए सेल ब्लॉक में आते हैं। ब्रैडली कहता है कि अगर वो अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो 2 बंधकों को मार डालेगा। वो ये भी कहता है कि उसे बस एक कॉल करने की जरूरत है और फिर वो तुरंत आत्मसमर्पण कर देगा। मेरे जाने के 1 मिनट बाद मैं खुद को आपके हवाले कर दूंगा, वो कसम खाता है। एलिजर की सहायक और सर्जन लॉरेन को गिल के घर ले आते हैं। गाड़ी को पीछे ले जाते वक्त गिल एक छिपी हुई राइफल निकालता है और सहायक को मार देता है। लॉरेन उससे हथियार छीन लेती है और भागने की कोशिश कर रहे सर्जन को मार देती है। मैंने हमेशा कहा था, गिल कहता है। ब्रैडली को फोन करता है और उसे बताता है कि सब खत्म हो गया है, उसका परिवार सुरक्षित है। वो लॉरेन को फोन पर लगाता है और वो कहती है कि वो उनकी बेटी से कुछ बातें करे। वह आदमी चाहता है कि उसकी बेटी समझदार और स्वस्थ होकर बढ़े। लॉरेन कहती है कि उसने उसकी बातों का जवाब दिया। ब्रैडली अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम आपसे कब मिल सकते हैं? वो पूछता है। मुझे नहीं पता लिली, यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं चीजों को सुलझाने की कोशिश करूंगा, वो जवाब देता है। वो अपनी पत्नी को अलविदा कहता है और फोन तोड़ देता है। फिर वो वार्डन को दिए गए 1 मिनट के वादे की याद दिलाता है। आप तैयार हैं मिस्टर थॉमस? मेरा वो 1 मिनट बाकी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो कहता है। उसी समय वो सेल में जाता है। एलिजर का सिर शौचालय में धकेलता है और उसे गिलोटिन की तरह लात मारता है। 1 मिनट बाद गार्ड सेल में घुस जाते हैं। मार्लबोरो मैन उसे अपने हाथों को सिर के पीछे करके मुड़ने का आदेश देता है, जिसके बाद वो ब्रैडली को गोली मार देता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।